हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। बैक टू बैक हमारे पास एक ही तारीख को तीन तीन मेनलाइन आईपीएस ओपन होने वाले हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसकी रिव्यू वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जहां पर आपके जितने भी डाउट्स आते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के रिगार्डिंग या कोई और डाउट, वहां पर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। टोलिन टायर्स और क्रॉस का आईपीओ, तीनों ये आईपीओ 9 सितंबर को ओपन होने वाले हैं। आज की इस रिव्यू वीडियो में हम टोलिन टायर्स का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो फिर से एक अच्छा इंटरेस्टिंग आईपीओ होने वाला है, जहां पर इस आईपीओ को मैं स्टडी करना चाहूंगा, बट कौन सी कैटेगरी से वो डिपेंड करे किस तरीके से मेरा फंड वहां पर मैनेज हो पाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2003 में। काम की बात करते हैं तो ये टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने वाली है और कंपनी प्रोवाइड करती है टायर रीट्रेडिंग सॉल्यूशंस इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट करते हैं टू 40 कंट्रीज इंक्लूडिंग द मिडिल ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका, जॉर्डन, केन्या, इजिप्ट। कंपनी का बिजनेस 2 वर्टिकल्स में डिवाइड हुआ है, जहां पर पहला आ जाता है टायर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड थ्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उनमें आ जाता है लाइट कमर्शियल व्हीकल टायर, ऑफ रोड एग्रीकल्चर टायर, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर टायर, टायर ट्यूब्स एंड टायर फ्लैप्स, प्रिक्योर्ड थ्रेड रबर, कन्वेंशनल थ्रेड रबर, बॉन्डिंग गम, वल्केनाइजिंग सॉल्यूशन, रोप रबर एंड अदर्स। अगर हम आगे बात करते हैं तो कंपनी ऑपरेट करती है 8 डिपोज एंड 3737 डीलर्स होने वाले हैं नेशनल वाइज। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है, जिनमें से 2 केरला में और 3rd यूएई में होने वाली है। कंपनी के पास 163 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होने वाली है इन द टायर कैटेगरी एंड 1003 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होने वाली है ट्रेड रबर कैटेगरी में। कंपनी के क्लाइंट्स की बात करते हैं तो मारनगोनी GRP, केरला एग्रो मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेडलैंड्स मोटर एंड टायर ग्रिप्स कंपनी के क्लाइंट्स होने वाले हैं। और कंपनी ने डेवलप की है 163 न्यू डिजाइन एंड प्रोडक्ट, और उसी के साथ साथ कंपनी की सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में 55 एम्प्लॉइज होने वाले हैं इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। काम वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एक अच्छा सेगमेंट भी ये होने वाला है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की, तो वहां पर कंपनी जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह सप्लाई करवाती है, तो वहां पर टॉप 10 कस्टमर से ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा का हमें रॉ मटेरियल परचेज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसे में किसी भी मेजर सप्लायर की तरफ से कोई भी दिक्कत आती है तो सीधा सीधा हमें कंपनी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अनदर पॉइंट की बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन सेल किया जाता है डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस को, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। 29% के करीब का रेवेन्यू जनरेट हुआ है पहले 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर में, और 22% के करीब का जनरेट हुआ है 2023 में। तो ऐसे में किसी भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से कोई दिक्कत आती है तो वहां पर फिर से कंपनी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। बाकी के आप इनके इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स को इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 9 सितंबर को, क्लोज होगा 11 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 12 सितंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स 13 सितंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 16 सितंबर की, फेस वैल्यू रहेगी 5 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 215 से 226 रुपीज पर शेयर का, 66 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 230 करोड़ का, एक छोटे से साइज का आईपीओ होने वाला है, जहां पर फ्रेश इशू हुआ 200 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 30 करोड़ का होने वाला है। OFS, BSE और NSE दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और HNE में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 66 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,960 रुपीज की, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,960 रुपीज की। स्मॉल HNE कैटेगरी में हमें मिनिमम 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,08,824 रुपीज की। बिग HNE में हमें 68 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,14,288 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कलम प्रामविल, बार्के टोलिन एंड जेरिल टोलिन कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 92.64% की।
अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर अगर हम इनका डीआरएचपी स्टडी आउट करते हैं तो सबसे पहले टोटल असेट की अगर हम बात करते हैं तो 2021 में था 87 करोड़ का, 2022 में 99 करोड़ का एंड 2023 में 83 करोड़ का। अगर हम 2024 के फाइनेंशियल ईयर्स की बात करते हैं तो वहां पर होने वाला है 221 करोड़ का, एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 2021 में था 106 करोड़ का, 2022 में 114 करोड़ का एंड 2023 में 119 करोड़ का। बट अगर हम 2024 के फिगर्स की बात करते हैं तो वहां पर आ जाता है 228 करोड़ का, फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले जहां पर तो 2021 एंड 2022 में काफी ज्यादा कम हमें प्रॉफिट देखने को मिला है, 7 मिलियन का 2021 में, 2022 में 6.3 मिलियन का, 2023 में 4.9 करोड़ का एंड 2024 के अगर हम फिगर्स की बात करते हैं तो वहां पर 26 करोड़ का, मतलब कि फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। बट कंपनी के जस्ट आईपीओ आने से पहले 2024 में जहां पर फिगर्स में काफी बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, जहां पर हमारे मन में काफी ज्यादा शंकाएं आ जाती हैं। नेटवर्थ की बात करते हैं 100 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 85 करोड़ के, टोटल बोनस कंपनी का 78 करोड़ की होने वाली है। आई नो कि आपको यहाँ पर थोड़े से फाइनेंशियल देखने में दिक्कत आ रही होगी बिकॉज कंपनी ने यहाँ पर सिर्फ 2024 के फाइनेंशियल शो आउट किए हैं, बट इनके डीआरएचपी में इनके पुराने फिगर्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं। बट उन फिगर से अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो 2021 एंड 2022 में वहां पर हमें इतने मेजर फिगर देखने को नहीं मिल रहे हैं। 2023 में अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली थी और 2024 में तो यहाँ पर काफी अच्छा इजाफा भी देखने को मिला है। हाउएवर अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स ओके टू स्लाइटली पॉजिटिव होने वाले, इंक्लूडिंग कि हमारे मन में जो शंकाएं आती है उस फैक्टर को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं क्यों आ रहा है आई पे, तो इनको रीपेमेंट करनी अपनी कुछ बोरिंग्स की जो कंपनी ने ले रखी है। सेकंड, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। थर्ड, इनको इन्वेस्टमेंट करनी है इनकी फुली ओन्ड सब्सिडरी जो होने वाले टोलिन रवर्स प्राइवेट लिमिटेड, ताकि वहां पर भी कुछ डेट वगैरह को पे किया जा सके और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए उस अमाउंट को भी यूज किया जा सके। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 892.9 करोड़ की, आरओई 25% का अच्छा है, आरओसी 36% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.78 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 6.14 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11% का अच्छा है, ईपीएस प्री आईपीओ 8.48 की, पोस्ट आईपीओ 6.58 की, ठीक ठाक बोल सकते हैं। पी प्री आईपीओ 26 की, पोस्ट आईपीओ 34 की। अगर हम ओवरऑल में फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स में तो वहां पर सबसे पहले इंडेक्स रबर जिसका पी है ऑलमोस्ट 40 का, बांशी रबर 27.94 का पी, टीवीएस श्री चक्रा 33 का पी, जीआरपी लिमिटेड 24 का पी, एलगी रबर कंपनी 45 का पी। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं आज के टाइम पे तो ऑलमोस्ट 13% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर हमें थोड़ा सा और भी इजाफा देखने को मिल जाए। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा तो ना ही ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। तो ऐसे में प्रॉपर्ली फंड को एलोकेट करते हुए जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट जहां पर हमने कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को जो भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।